नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली आईटीआई सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है जो 6 जनवरी 2022 को हुआ था। उसी पेपर को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट का अभी सीबीटी एग्ज़ाम होना बाकी है, इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये फिगर ड्रा किया हुआ है और इसको बताना है कि ये किस मोटर का ड्राइंग दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ फेज है और यहाँ न्यूट्रल है। ये डीसी सप्लाई दिया जा रहा है और ये जो है आर्मेचर बाइंडिंग है। आर्मेचर बाइंडिंग को हम डिनोट करते हैं A1 A2 से, और इस आर्मेचर के ठीक समांतर में एक बाइंडिंग लगाई गई है। इस बाइंडिंग का कोडिंग किया गया है E1 E2 से। तो E1 E2 जो बाइंडिंग होती है वो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड बाइंडिंग लगाई गई है, इसलिए ये मोटर डीसी शंट मोटर होगी। ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए शंट मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? डीसी मोटर में करंट की दिशा फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्लोमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है वो डीसी मोटर पे उसके प्रचालन की दिशा को बताता है। और डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, उन दोनों में जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वो फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना कीजिए। डीसी मोटर है तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज का जो फार्मूला होता है V = EB + IaRa। ये डीसी मोटर का है। यदि जनरेटर का रहता तो यही माइनस हो जाता। इसमें आर्मेचर करंट पूछा है तो इसको पक्षांतर हम करेंगे तो V - EB/RA = Ia हो जाएगा, यानी आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट = V - EB/RA। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन यहाँ कटा हुआ है। वैसे आपको जो इसका आंसर सही होगा, जो आर्मेचर करंट पूछा है वो आर्मेचर करंट होगी Ia = V - EB/RA। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों में ईएमएफ ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है EB = φZNP/60A। EB जो होता है बैक ईएमएफ होता है, फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक है, और एन जो है मोटर के घूमने की गति है, और पी पोल है, और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर लैप वाइंडिंग होती है तो ये जो पोल हैं उतने ही समांतर रास्ते भी हो जाएंगे। मतलब लैप वाइंडिंग में P = A हो जाएगा। लेकिन यदि वेव बाइंडिंग देगा तो वेव बाइंडिंग में पोल कितना भी हो, पैरेलल रास्तों की संख्या 2 ही होती है। फिलहाल यहाँ इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र में दिखाया गया कौन सा उपकरण है? ये ग्राउलर है, और ग्राउलर में ही ये बाह्य ग्राउलर है। ग्राउलर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है आंतरिक ग्राउलर
और एक जो होता है बाह्य ग्राउलर। आंतरिक ग्राउलर से एसी मशीन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और अर्थ टेस्ट तीनों ज्ञात करते हैं। यदि डीसी मशीन के लिए होता तो उसके लिए बाह्य ग्राउलर का प्रयोग किया जाता और उसमें भी ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट तीनों किए जाते हैं। फिलहाल ये जो फिगर देख करके बताना है तो ये ग्राउलर है और ग्राउलर में भी ये बाह्य ग्राउलर है, क्योंकि ये एच टाइप दिया हुआ है, इसी पर हम आर्मेचर रख के और इसका ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और अर्थ टेस्ट तीनों ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन कटा हुआ है, इसका जो आंसर होगा बाह्य ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम से कम होता है। तो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मल्टीमीटर का दूसरा नाम होता है एवीओ मीटर, यानी इससे मल्टीमीटर से हम एक साथ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों माप सकते हैं। और मेगर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस, मेगा ओम में रेजिस्टेंस जहाँ दिया रहता है उसका मेजर हम मेगर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों का। डीसी मशीन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ज्ञात करने के लिए हम ग्राउलर लेते हैं और ग्राउलर में भी बाह्य ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया है टोंग टेस्टर जो होता है लाइव वायर में करंट मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे एसी करंट मेजर की जाती है। आंतरिक ग्राउलर जो दिया है, आंतरिक ग्राउलर से हम ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट तीनों करते हैं, लेकिन एसी मशीन में करेंगे। और डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर का दूसरा नाम जो होता है एवीओ मीटर होता है और इससे एक साथ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना कीजिए। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का एक फार्मूला यहाँ पूछ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू पोल की संख्या। तो ऑप्शन जो यहाँ है, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, कुल विद्युतीय डिग्री इक्वल टू 180 इंटू पोल। इसका दूसरा फार्मूला भी होता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 360 इंटू पेयर ऑफ पोल। पेयर ऑफ पोल ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके बताना है कि कौन सी ये वाइंडिंग है। तो ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, ये वाइंडिंग जो है वो होल कॉइल वाइंडिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी चित्र में दिखाई गई जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है? ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग जो होती है इसमें 60 भुजाकार आकृति बनती है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 60 भुजा आकार की आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया एक्स से जो भाग है ये कौन सा भाग दिया हुआ है? ये भाग जो है स्पूल कैरियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पूल, इसको हिंदी में कहते हैं स्पूल वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे व्यक्त किया जाता है। यानी एसी वाइंडिंग का पोल पिच का फार्मूला पूछ रहा है। पोल पिच इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर अपन नंबर ऑफ पोल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर यानी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो है वो लेंज के नियम पे काम करती है या लेंज के सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी जो है जूल का नियम हीट से संबंधित होता है और H इक्वल टू I²RT होता है। अगला जो ऑप्शन दिया है वो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो होता है वो सेल और बैटरी पर लागू होता है। डी जो ऑप्शन दिया है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, इस पर जो काम करता है वो डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया कौन सा मोटर है। यहाँ जो है सप्लाई दिया जा रहा है फेज और न्यूट्रल। फेज के सीरीज में ये फ्यूज लगा हुआ है और सप्लाई के समांतर में रनिंग वाइंडिंग लगाई गई है। रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम होता है मेन वाइंडिंग और इसको प्रेजेंट करते हैं U1 U2 से, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो Z1 Z2 है और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा है और ये कैपेसिटर अस्थायी रूप से लगा है, इसलिए क्योंकि इसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, यानी यह कभी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होगी। तो इस फिगर का जो नाम होगा वो अस्थायी कैपेसिटर मोटर होगा और अस्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग छत के पंखों और टेबल के पंखों दोनों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्प्लिट फेज चरण मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मशीन जो होती है ये भी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के अंतर्गत ही आती है और ये भी लेंज के नियम पर ही आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी इस ड्राइंग को देख करके बताना है कि कौन सी मोटर का ये ड्राइंग है। यहाँ सप्लाई दिया जा रहा है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। सप्लाई के समांतर में ये रनिंग वाइंडिंग है U1 U2 और सप्लाई के सीरीज में वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें जो है दो कैपेसिटर लगाए गए हैं C1 और C2। C2 कैपेसिटर के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये मोटर जब 75 से 80% गति प्राप्त कर लेगी उस समय इसका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और उस कंडीशन में C2 जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और C1 के साथ लगातार मोटर चलती रहेगी। यानी कैपेसिटर इसका जो हुआ स्टार्टिंग में तो दोनों कैपेसिटर लगे थे, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट और एक साथ में लगा हुआ मोटर लगातार चल रही है, उसके साथ एक कैपेसिटर लगा है तो ये कैपेसिटर रन हो जाएगा। यानी इसका पूरा नाम जो होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर के अंतर्गत आती है। कम्यूटेटर मोटर के जो अंतर्गत आती है वो रिपल्सन मोटर आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये रिपल्सन मोटर का जो सिद्धांत होता है वो समान आवेशों के बीच जो रिपल्सन काम करता है उसी रिपल्सन सिद्धांत पर यह रिपल्सन मोटर काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ ड्राइंग देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी मोटर है। यहाँ सप्लाई दिया जा रहा है, ये लाइन है मतलब फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ये जो है ये फ्यूज है, ये रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा और ठीक इसके समांतर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लग गया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मतलब है कि यह मोटर अगर
75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, और जब यह ओपन होगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई से, और सप्लाई के साथ केवल रनिंग वाइंडिंग लगातार चलती रहेगी। तो ये जो मोटर होगी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज गणना करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? E = 4.44 फाई FT KP KD। 4.44 फाई जो होता है यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए, फाई मैक्स। F जो है फ्रेक्वेंसी है, और T जो है टर्न है, और KD जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, और KP जो होता है पिच फैक्टर होता है। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र में दिखाया जा रहा है, ये कौन सा स्टार्टर और कौन सा मोटर है? ऑप्शन जो यहाँ 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा है, इसके इनपुट पे और इसके शाफ्ट पर ये है, और ये तो ये जो पूरी ड्राइंग जो है ये कन्वर्टर की है, और ये कन्वर्टर में रोटरी कन्वर्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 फेज एसी सप्लाई इसको दी जा रही है, तो इसके आउटपुट पर कम्यूटेटर लगा है, और कम्यूटेटर का काम होता है कि जो उसके इनपुट पर दिया जाए उसका ठीक अपोजिट विपरीत आउटपुट पर दे। यानी कम्यूटेटर के हम इनपुट पर एसी देंगे तो आउटपुट में हमको डीसी देगा, अगर कम्यूटेटर के इनपुट पर हम डीसी देते हैं तो आउटपुट पर एसी देगा। फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस डायोड को इंगित कर रहा है? ये BY126, ये जो है ये सिलिकॉन को डिनोट कर रहा है, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ ए होता तो ये जर्मेनियम को डिनोट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर के इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी फुल वेव में तो हाफ वेव, फुल वेव, और फुल वेव में सेंटर टैप्ड और ब्रिज दो होते हैं। तो इसमें इनपुट में एफ होता है, तो ये सेंटर टैप्ड फुल ब्रिज रेक्टिफायर में भी 2F होगा, और सेंटर टैप्ड में भी 2F होगा। मतलब इनपुट में एफ देंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर में अगर सेंटर टैप्ड है तो 2F होगा, और ब्रिज है तो 2F होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी घटक कौन सा है? सक्रिय घटक कौन सा है? यानी एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो सभी एक्टिव कंपोनेंट में आएंगी। और RLC मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये जो तीनों हैं ये पैसिव कंपोनेंट में आते हैं। तो यहाँ एक्टिव कंपोनेंट कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, SCR ये सभी एक्टिव कंपोनेंट में आएंगे। ऑप्शन जो ए दिया है वो इंडक्टर दिया है, बी जो है रजिस्टर दिया है, और सी जो है कैपेसिटर दिया है। ये सभी जो आएंगे वो पैसिव कंपोनेंट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसमें और क्वेश्चन बचे हैं, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चनों को रखेंगे। यहाँ गेट से संबंधित एक क्वेश्चन है, जो ये गेट जो है वो नैंड गेट है। नैंड गेट का मतलब हुआ कि यहाँ एक एंड गेट है। नैंड गेट वो गेट होता है जिसमें एंड और नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन हो
तो वही नैंड गेट बनता है। तो यहाँ एंड गेट का ये सिंबल हो गया और इसके आउटपुट में एक नॉट लगा हुआ है। तो नैंड गेट का जो सिंबल होता है y = a × b पर बार होता है। तो ये नैंड गेट का हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर और गेट का रहता तो और गेट के लिए जो प्रेजेंट होता है वो a = y = a + b होता है। ये रहता तो ऑप्शन नंबर ए होता और गेट। अगर एंड गेट की बात करता तो y = a × b हो जाता, तो ये एंड गेट के लिए हो जाता। नोर गेट के लिए कहता तो नोर गेट में y = a + b पर बार हो जाता। और यहाँ जो पूछा था नैंड गेट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम तुरंत अपलोड करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।